नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस डेवलपमेंट को ज़रूर फॉलो किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ पिछले हफ्ते, उसके बाद काफ़ी अप्रोर भी हुआ पार्लियामेंट में। इवेंचुअली इस बिल को रेफर किया गया टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एनालाइज करेंगे। अगर आप मुझसे पूछे कि सर ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है क्या, आई वुड कंसिडर दिस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस 2026। ऑल्दो इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट होनी बाकी है, यानी कि ये भी बिल है, अभी तक एक्ट नहीं बना है। लेकिन इस डिस्कशन पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, दो चीज़ों की वजह से। पहला जो सवाल मुझे पूछा गया वो था, सर ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे संविधान में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये 130 नंबर कहाँ से आया। तो पहली चीज़ आप ये समझोगे, और दूसरी चीज़ है कि दिस इज़ अ क्लासिक टॉपिक जो आपको यूपीएससी माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी बिल है, ये अभी तक एक्ट नहीं बना है। इसके ऊपर किस तरह की टिप्पणी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक को समझना है और अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है। इस डिस्कशन की एंड में मैं आपको कुछ वे फॉरवर्ड के लिए आइडियाज बताऊंगा दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द यूपीएससी माइंडसेट। तो चलिए बिना किसी डिले के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अगस्त 2025 इन लोकसभा। अब सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, और जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा इसका विरोध किया। इवेंचुअली इस पर्टिकुलर बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया। तो मैं चाहूंगा हमारे जो व्यूअर्स है वो थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर परमानेंट कमिटीज और अदर एडहॉक कमिटीज। थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में बताएं, ताकि हम लोग कमिटीज़ की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें। चलिए समझते हैं ये 130th अमेंडमेंट बिल है क्या। लेकिन उससे पहले लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन कि सर हमारे संविधान में तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे 130 नंबर क्यों है। क्योंकि जो आखिरी संविधान में संशोधन हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ, वो था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप उसको जानते हैं, 2023 में इसको पारित किया गया था। वुमेन रिजर्वेशन बिल या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सितंबर 2023 में प्रेसिडेंट ने इसको असेंट किया, तो ये एक्ट बन गया। ठीक है, अब ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यानी कि अभी तक ये एक्ट नहीं बना है। जब ये एक्ट बनेगा तो इसको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा? 107 मिल सकता है, 108 मिल सकता है। जितने अमेंडमेंट्स पास होंगे उस हिसाब से नंबर मिलेगा। मोस्ट लाइकली जब भी ये पास होगा तो इट माइट बी 107 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान रखना है, हमारे संविधान में केवल 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं। बट सर ये 130 नंबर क्यों आया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको एक आइडिया आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको अमेंडमेंट बिल के नंबर्स बताए गए हैं, और राइट साइड में मैंने आपके लिए अमेंडमेंट एक्ट्स के नंबर भी डाले हुए हैं। जैसे 118th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसके थ्रू हम लोगों ने आर्टिकल 371J को इंट्रोड्यूस किया था। दैट इज अ स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन, अभी उसको कल्याण कर्नाटका रीजन कहा जाता है। 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाई है 2012 में। 2013 से इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई। जो अगला अमेंडमेंट बिल था, 119th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय पे यूपीए की सरकार थी। लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है, ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, इसीलिए लैप्स नहीं हुआ। इवेंचुअली ये जो बिल है ये पास हुआ 2015 में। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगला जो बिल था 120th अमेंडमेंट बिल जो था, दिस वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय यूपीए बट इट लैप्स्ड। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई 2014 में, उन्होंने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को भी फाइनलाइज किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने 121st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस किया था। 121st बिल जो था वो पहले पास हुआ, दैट वाज द एनजैक बिल, और उसको 99th अमेंडमेंट का नंबर मिला। और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उसको फाइनलाइज किया गया, वो 121st अमेंडमेंट बिल के बाद में पास हुआ, इसीलिए उसका नंबर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में। उसके बाद से अगर आप देखोगे 122 अमेंडमेंट बिल जो है
उसको पास किया गया इवेंचुअली 2017 में, वो जीएसटी का बिल बना 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 123rd बिल जो था एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 2018 में, इट बिकेम 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 124th अमेंडमेंट बिल जो था इसके थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया, इट बिकेम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जो 125वां अमेंडमेंट बिल है वो अभी पेंडिंग है, इट इज पेंडिंग इन द राज्यसभा। इसको 2019 में ही राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी भी ये कमेटी के साथ ही है। इसके अंदर फाइनेंस कमीशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाने का प्रोविजन था, साथ ही साथ 6th शेड्यूल में कुछ बदलाव लाने के प्रोविजंस हैं, लेकिन ये बिल अभी तक पेंडिंग है। मतलब 125 अमेंडमेंट बिल स्टिल पेंडिंग, लेकिन 126 अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में, इसको पास भी कर दिया गया। इट बिकेम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2020। 127th अमेंडमेंट बिल जो था, यहाँ पे सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने का जो पावर था उसको वापस स्टेट्स को दिया गया, क्योंकि एक जुडिशरी का जजमेंट आया था जिसने इस पावर को स्टेट से छीन लिया था। तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत वापस स्टेट के पास पावर दिया गया, दैट बिकेम 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2021। एंड फाइनली 128th बिल जो था वो 2023 में पास हुआ, इट हैज बिकम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसके बाद अभी 129th और 130th दोनों बिल पेंडिंग है। 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पेंडिंग है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए चेंजेस लाने के प्रोविजंस रखता है, और 130वां जो अमेंडमेंट बिल है अभी हमारी उसके बारे में डिस्कशन चल रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों बताया कि जब ये बिल एक्ट बनेगा तो इसका नंबर 107 होगा, 108 होगा, वी डू नॉट नो, क्योंकि अभी भी 125th बिल पेंडिंग है, 129th बिल पेंडिंग है, 130th बिल पेंडिंग है। जो बिल पहले पास होगा उसके हिसाब से उसको अमेंडमेंट एक्ट का नंबर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये एक्ट कैसे बनता है, हम क्वाइट श्योर कि आप जानते हैं, लेकिन आपको बस रिवाइज कराने के लिए इसका पूरा प्रोसीजर आर्टिकल 368 में मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम रिपीटिंग, इसकी इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस होगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा, या तो उसको कमेटी को रेफर किया जाएगा या तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा। जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद वोटिंग की जाएगी। जिस किसी हाउस में भी वो इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पे वोटिंग होगी, और उसको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी विच इज देयर इन आर्टिकल 368 वो चाहिए, एंड दैट इज 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी चाहिए। अगर समझ लीजिए टाई हो गया तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना वोट डाल सकते हैं, और एक बार जो फर्स्ट हाउस में पास हुआ तब वो सेकंड हाउस को ट्रांसमिट होगा। दोनों हाउसेस को अलग अलग पास करना है, कोई जॉइंट सिटिंग के प्रोविजंस नहीं है। एक बार दोनों हाउसेस जब पास कर दे इसको, उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास ये पहुंचेगा तो प्रेसिडेंट मस्ट, आई एम हाईलाइटिंग दिस, प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट। प्रेसिडेंट को असेंट करना ही है। जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट करेंगे वो बिल से एक्ट बन जाएगा। इसके अलावा एक और क्लॉज भी है आर्टिकल 368 में, अगर फेडरल प्रोविजंस में कुछ बदलाव हुआ है तो 50% ऑफ स्टेट्स मस्ट ऑल्सो रैटिफाई देम इन देयर असेंबलीज। ठीक है, तो 50% अलग अलग राज्यों में जो जहां पे भी असेंबलीज है वो उसको रेजोल्यूशन के थ्रू उसको असेंट करेंगे, उसको रैटिफाई करेंगे। 50% से ज़्यादा स्टेट्स, 50% और मोर देन 50% स्टेट्स, ध्यान रहेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब चलिए हमारे एजेंडा पे चलते हैं। एजेंडा क्या है? 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको अभी जेपीसी को रेफर किया गया। सर इसके प्रोविजंस क्या है? ये है इसके प्रोविजंस। अगर आप पीआरएस पे देखोगे दीज आर द सिंपल प्रोविजंस। इसमें बदलाव क्या ला रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हो या फिर स्टेट के मिनिस्टर हो, उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें निकाला जा सकता है अगर उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हुए हैं। तो क्या है प्रोविजंस, मैं आपको डिटेल वे में प्रोविजंस समझा देता हूं। सबसे पहली चीज 130th बिल क्या क्या अमेंड करना चाहता है? 3 आर्टिकल्स अमेंड करेगा, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 239AA।
आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा हुआ है एट यूनियन लेवल, आर्टिकल 164 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल एंड आर्टिकल 239 AA स्पेसिफिकली दिल्ली के बारे में इसके अंदर प्रोविजंस है। ये तीनों आर्टिकल्स अमेंड करेंगे जहां पे मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के प्रोविजंस डाले जाएंगे। अब कैसे हम लोग इन्हें हटा सकते हैं, अब ध्यान रखना है किसी भी मिनिस्टर को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल, यूनियन मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल, चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल, उन्हें हटाया जा सकता है। अब सबसे पहले इन चेंजेस को समझने से पहले सर व्हाट आर द प्रोविजंस राइट नाउ, एज ऑफ नाउ प्रोविजंस क्या है, प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो वो मिनिस्टर को हटा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली, जहां से भी प्रोविजन आ जाए। मिनिस्टर को हटाने के लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है एट द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, दी मैं कहूंगा रियल हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। सो अभी फिलहाल क्या बदलाव लाया जा रहा है, अगर कोई मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है या फिर कोई केंद्र का मंत्री भी हो सकता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, फिर स्टेट का मिनिस्टर हो सकता है, अगर उसको अरेस्ट किया जाए और उन्हें डिटेन किया जाए 30 दिनों के लिए कंसेक्यूटिवली किसी सीरियस ऑफेंस के लिए, जहां पे पनिशमेंट 5 साल से भी ज्यादा, 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट हो, तो उस सूरत में अगर वो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें 31st डे प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली रिमूव, या फिर अगर वो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में चीफ मिनिस्टर को गवर्नर डायरेक्टली हटा सकते हैं, वहीं पे अगर स्टेट का मिनिस्टर है तो गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर उन्हें हटा सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेसिफिक बदलाव लाए जा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग चेंजेस आर देयर। अब आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है यहाँ पे, कोई भी टेंटेड लेजिस्लेटर जो है, सबसे पहले तो अगर उन्हें जेल में डाला गया वो खुद से रिजाइन करें, अगर नहीं किया गया तो 31st डे दे मस्ट रिजाइन बाई 30th डे, ऑन द 31st डे ऑफ द कस्टडी दे शैल सीज टू होल्ड द ऑफिस इमीडिएटली। ये नोट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, उनकी रिमूवल के लिए बहुत ही जरूरी क्लॉज है। ठीक है, अब सर कौन से बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल 130th अमेंडमेंट बिल तो है ही, इट इज फॉर यूनियन एंड द स्टेट्स। एक और बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो स्पेसिफिकली पुदुचेरी दिल्ली के लिए अप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर के लिए, यू नो इन जम्मू कश्मीर देयर इज लेजिस्लेचर, वहां पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर है, वहां पे जेके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ये करस्पॉन्डिंग बदलाव आएंगे। तो सारे के सारे बिल्स आर नाउ विद द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द बिल। अब क्वेश्चन होता है, सर अगर कोई टेंटेड मिनिस्टर है, उन्हें समझ लीजिए हटा दिया गया, क्या उन्हें वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल, क्लॉजेस हैं कि अगर किसी मिनिस्टर को हटाया गया था और वो जेल से बाहर निकले हैं तो उन्हें वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, अब यहां पे नोट करना है, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट कन्विक्शन। नोट करना है, मैं ना चार्जशीट के बारे में बात कर रहा हूं, ना कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ना पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे प्रोविजंस क्या है कि अगर कोई मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर, अगर उन्हें अरेस्ट किया गया है 30 दिनों से ज्यादा, अगर वो कस्टडी में है तो उन्हें हटाया जा सकता है। नो, देयर इज नो मेंशन हियर ऑफ चार्जशीट और कन्विक्शन और इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफिकली, नोट किया जाए इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, सर क्यों इसके ऊपर इतना विवाद चल रहा है, वाई देयर इज सो मच ऑफ हुपला ओवर दिस पर्टिकुलर बिल, अभी तक ये पास भी नहीं हुआ है, क्यों? देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करनी है कि सर ये जो बिल आया, ये क्यों आया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 से 3 सालों में हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग मिनिस्टर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, उन्हें वो जेल में जा चुके हैं। यू मस्ट हैव heard about the case of Delhi. Manish Sisodia was in jail for a long time. Arvind Kejriwal, a sitting chief minister, was in jail for a long time. I think कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक मिनिस्टर थे वी सेंथिल बालाजी करके, उन्हें भी जेल भेजा गया था। तो इन डेवलपमेंट्स के कारण वी कैन से दैट the root reason for this particular bill is the development that have taken place in last few years, जहाँ पे ministers हो गए या फिर chief ministers हो गए, they have been lodged in jail for long time। हम लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल के केस में बहुत दिनों तक जेल में थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मार्च 2024 में
आई थिंक ही वॉज पुट इन कस्टडी एंड उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था मई 2024 में। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 महीना 2 महीना ही वॉज इन जेल। सो ओविंग टू दीज रीजन्स वी कैन से द बिल हैज़ कम। अब सर इस बिल के फ़ायदे क्या हैं और इश्यूज़ क्या है इसके साथ? देखिए फ़ायदे तो अब मैं कह सकता हूँ 4 पॉइंटर्स यहाँ पे आपको बताया मैंने। एक तो इट प्रमोट्स क्लीन पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर कोई टेंटेड मिनिस्टर है, कोई चार्जेस उनके ऊपर है, अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है, कस्टडी में है लंबे समय के लिए, तो इट्स बेटर टू रिज़ाइन और द मिनिस्टर बी रिमूव्ड। इससे होता क्या है कि पब्लिक में ट्रस्ट आ जाएगा, इट रिस्टोर्स फेथ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कई बार चीफ मिनिस्टर्स हो या फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हो, दे हैव बीन सेंट टू जेल। कर्नाटका में हुआ था बीएस येडियुरप्पा के साथ, तमिलनाडु में हुआ था जयललिता के साथ, इन रिसेंट टाइम्स झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन वाज आल्सो लॉज्ड इन जेल। सो इस तरह की इंसिडेंसेस हो चुके हैं। अगर टेंटेड मिनिस्टर हैं, अगर हटा दिया जाए तो पब्लिक का फेथ रिस्टोर होता है कि गवर्नेंस चल रही है एंड वी ट्रीट एवरीबडी इक्वली। इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि कोई मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, स्पेशल प्रोविजन उन्हें नहीं मिलते। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से केवल प्रेसिडेंट और गवर्नर को राहत दी गई है आर्टिकल 361 के अंडर, लेकिन बाकी जो भी मिनिस्टर्स है दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस इन ल्यू ऑफ द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा ऑफ कोर्स डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ज़रूर होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में recently I read this data that 30% of legislators, be it MPs or MLAs in India, they have serious criminal charges against them. तो इस पर्टिकुलर बिल से डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग कह सकते हैं कि ज़रूर हो सकता है, लेकिन कुछ कॉन्स भी है, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब सबसे पहला इशू इसके साथ आता है कि 30 दिन जेल में है तो उन्हें हटा दिया गया, लेकिन हमारी जूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ में बिलीव करती है? वी बिलीव इन द मैक्सिम ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक कॉन्विक्ट नहीं हुए, जब तक पनिशमेंट नहीं मिली है, तब तक इनोसेंट ही माना जाता है। सो ये हमारा लीगल मैक्सिम है। सो दिस एंटायर आइडिया गोज अगेंस्ट दैट मैक्सिम। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज। पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है जो भी रूलिंग पार्टी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनके हाथ में होता है, पुलिस डिपार्टमेंट उनके मैं कहूँगा उनके अंडर होता है, तो उससे पॉलिटिकल मिसयूज ज़रूर हो सकता है। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बहुत सारी चर्चा हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर, ईडी के मिसयूज़ के बारे में, सीबीआई के मिसयूज़ के बारे में। अगर आप ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अल्टीमेटली द चार्जशीट एंड द कन्विक्शन रेट्स आर प्रीटी लो इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग ऑफ ईडी। और एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर किसी मिनिस्टर को, स्पेशली अगर चीफ मिनिस्टर है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, सडनली रिमूव किया जाए तो सडन पावर वैक्यूम हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव को डिस्क्रिशन दिया गया, स्पेशली चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को व्हेन इट कम्स टू एडवाइस, क्योंकि अगर कोई टेंटेड मिनिस्टर है उनको हटाने के लिए एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से आ सकती है। देयर इज टू मच एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन गिवन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट लीड्स टू कंटिन्यूस साइकिल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैन दे बी रीअपॉइंटेड? यस, दे कैन बी रीअपॉइंटेड। तो दिक्कत क्या है कि स्पेशली अगर समझ लीजिए हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप में हम लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर आर प्राइमस इंटर पैरिस, वी कॉल देम इंटर सेला लूना मिनोरिस, यानी कि दे आर फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया तो सारा का सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएगा, अगर चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया सारा का सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएगा। तो एक बार हट गए तो पूरा रीअपॉइंटमेंट होना है, पूरी नई सरकार आई, तो इससे क्या होगा? गवर्नेंस में गैप आएगा, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा ना, ये इस तरह के इशूज भी आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि कुछ लोग क्यों इसका समर्थन कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीन पॉलिटिक्स करके। कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल मिसयूज का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है, स्पेशली द क्लॉज ऑफ 30 डे अरेस्ट थोड़ा सा आर्बिट्रेरी है वो। अब सवाल उठता है कि सर अगर इस तरह का टॉपिक हो तो हमारी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए? आपका एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट योर माइंडसेट शुड बी हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस, व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन बी ब्रॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे बिल के साथ कोई दिक्कत है क्या, मैं कहूँगा the 130th Constitutional Amendment Bill, it is a landmark attempt at reforming Indian political system। ठीक है, अटेम्प्ट है, लेकिन कुछ बदलाव की जरूरत है, यानी कि ये जो कॉन्स है, जो प्रॉब्लम्स है, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, कंसेंसस से इसको पास करने की जरूरत है। तो क्या हम लोग थिंक कर सकते हैं
कि इस बिल में क्या बदलाव लाया जा सकता है। वन ऑफ द आइडियाज कैन बी वी कैन लिंक द रिमूवल प्रोसेस इंस्टेड ऑफ दिस आर्बिट्री 30-day डिटेनमेंट। हम इसको लिंक कर सकते हैं विद जुडिशियल माइलस्टोन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जुडिशियल प्रोसेस में पहले एफआईआर होगा, क्रिमिनल प्रोसेस, क्रिमिनल सिस्टम और द क्रिमिनल जुरिसडिक्शन स्टार्ट्स विद द एफआईआर। तो जैसे एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद द इन्वेस्टिगेशन विल गो ऑन, चार्जशीट विल बी फाइल्ड, चार्जशीट के बाद केस चलेगा, ट्रायल चलेगा और कन्विक्शन होगा। तो इन माइलस्टोन्स के बेसिस के ऊपर हम लोग रिमूवल का प्रोसीजर लिंक कर सकते हैं, मे बी व्हेन द चार्जशीट इज फाइल्ड और मे बी व्हेन कन्विक्शन हैपन्स। इस तरह से हम लोग कुछ लिंक कर सकते हैं। एक और हम लोग सजेशन दे सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रिव्यू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रिमूवल का जो एडवाइस है वो जाने से पहले इंडिपेंडेंट रिव्यू हो सकता है एक स्पेशल पैनल से, और उस पैनल में केवल एग्जीक्यूटिव नहीं, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे जुडिशरी से रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, है ना। तो एक स्पेशल पैनल बनाया जा सकता है जो रिव्यू करे इस तरह के रिमूवल को। इसके अलावा हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पे एक एप्लीकेशन का स्कोप दिया गया है कि सीरियस ऑफेंसेस वेयर द इम्प्रिजनमेंट और द पनिशमेंट इज मोर देन 5 years, बहुत सारे क्राइम्स इसमें आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू क्राइम्स कनेक्टेड टू करप्शन और मॉरल टर्पिट्यूड, इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 है, जहाँ पे अगर कोई समझ लीजिए लेजिस्लेटर हो, उनको 2 साल से भी ज़्यादा का कॉन्विक्शन हुआ है किसी सीरियस क्राइम में, 2 years से भी ज़्यादा के क्राइम के लिए कॉन्विक्शन हुआ है, तो वो तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे वी कैन ब्रिंग दिस टू क्लेंस द पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली कनेक्टेड टू मे बी करप्शन इशूज, ठीक। इसके अलावा एक सस्पेंशन का एंगल सोच सकते हैं, सस्पेंशन रादर देन रिमूवल। जैसे ब्यूरोक्रेट्स के होता है कि सस्पेंडेड है ना, तो सस्पेंशन वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हैं, उनको जेल में डाला गया है, तो सस्पेंड किया जाएंगे जब तक वो जेल से बाहर आएंगे, सस्पेंडेड है ना, दे कैन नॉट वर्क, समथिंग लाइक दैट, जस्ट एन आइडिया। इसके अलावा जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी इन सारे केसेस में, इन्वेस्टिगेटिव ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग मिसयूज़ की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज़ ऑफ एजेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, तो कई बार मिसयूज़ के हम लोगों ने इसके ऊपर इवन जुडिशरी के भी इंस्टेंसेस देखे हुए हैं जहाँ पे सीबीआई को क्रिटिसाइज किया गया है, ईडी के ऊपर काफ़ी चर्चा होती रहती है। बट व्हाट वी कैन डू इज व्हेनेवर सच केसेस कम, special investigative agency can be there which brings in complete transparency and accountability of these cases. Again, आप argue कर सकते हो कि sir this goes against the equality before law concept, but we already have special courts etc. तो in cases में हम लोग a kind of new investigative agency with transparency and accountability suggest कर सकते हैं। Again, these are just ideas for your way forward. कुछ और आइडिया अगर आपके दिमाग में है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन फॉर श्योर। बट एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे कि ये जो बिल है, इट्स अ लैंडमार्क अटेम्प्ट टू क्लेंस इंडियन पॉलिटिक्स, बट कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है बिटवीन दी क्लीनिंग अप ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ज़रूर फॉलो करना है, उसके बाद ही एक्शन ली जाए, कुछ इस तरह से बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो आई होप फ्रॉम दिस डिस्कशन यू हैव गॉटन द आइडिया कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए और इस बिल के फ़ायदे नुकसान क्या है और किस तरह की चीज़ें हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं इन आर आंसर राइटिंग, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर इस टॉपिक पे कोई भी डेवलपमेंट होगी तो विल हैव अ डिस्कशन अगेन ऑन राहुल वर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ चेक आउट दिस टेलीग्राम चैनल यूपीएससी सीएससी विद राहुल सायगांवकर। यहाँ पे मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होस्ट करता हूँ, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल राहुल वर्स। थैंक यू अगेन, जय हिंद।